फॉर्म भरा गया। समाजवादी के उम्मीदवार शान हिंद ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरा और कल नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद शहर में ये बात महसूस की जाने लगी कि ये शहर तब्दीली चाहता है और इंशाअल्लाह इस शहर में तब्दीली होगी। आज नॉमिनेशन फॉर्म जिन लोगों ने भरा था उनकी छाननी थी। मैं 8 दिन से एक बात बोल रहा हूँ, जलसे में भी बोला, मीडिया के सामने ही बोला कि इस मर्तबा बीजेपी मालेगांव सेंट्रल में उम्मीदवार नहीं देने वाली है। यह आप लोगों ने भी रिकॉर्ड किया। बीजेपी आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। 1 नंबर पर बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद समाजवादी पार्टी है। बीजेपी ये बोलती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके 10 करोड़ कार्यकर्ता हिंदुस्तान में है, यानी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी। तो क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसने मालेगांव सेंट्रल में अपना उम्मीदवार नहीं दिया। और मैं 8 दिन पहले अगर ये बात बोला था कि बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं देंगी, तो ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। उनके पास उम्मीदवार नहीं था ऐसा भी नहीं है। कल उनकी पार्टी के नाम से उम्मीदवारी का अरीज़ा दाखिल किया गया, मगर उसको आज एबी फॉर्म नहीं दिया गया। नेशनलाइज पार्टी होने की वजह से जो नेशनलाइज पार्टी होती है उसको सूचक 1 लगता है, और जो स्टेट पार्टियां होती है या जो रजिस्टर्ड पार्टियां स्टेट में रजिस्टर नहीं होती है उनको सूचक 10 लगते हैं। इसने एक सूचक बीजेपी के उम्मीदवार ने भरा, मगर उसको एबी फॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो अपक्ष हो गई, और अपक्ष होने की वजह से उसको 10 सूचक की ज़रूरत थी। इस वजह से उसके एक ही सूचक था, तो उसका फॉर्म इनवैलिड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ये जानबूझ के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके कार्यकर्ता की तादाद हिंदुस्तान में उनके बोलने के मुताबिक 10 करोड़ है, उन्होंने इस मर्तबा मालेगांव सेंट्रल में जानबूझ के उम्मीदवारी नहीं दी। मुझे बीजेपी के एक करीबी आदमी ने 10 दिन पहले ये बात बोल दिया था कि इस मर्तबा हम मालेगांव सेंट्रल में उम्मीदवारी नहीं देने वाले। तो मैं बोला, यार ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास वहाँ लोग नहीं हैं। लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके मुस्लिम लोग भी यहाँ हैं। अगर मोदी कोई काम करता है तो यहाँ पे मालेगांव शहर में झंडा डंडा लेके लोग निकलते भी हैं, आप लोग शूट भी करते। नॉन मुस्लिम लोग भी हैं यहाँ पे। उनके एक रुकन है, पप्पू क्या नाम है, उनको हज कमेटी में भी लिया गया। यानी कहीं ना कहीं लोग होने के बाद भी जानबूझ के उम्मीदवारी नहीं देना। उसने मुझे 8 दिन पहले एक बीजेपी के जिम्मेदार, रियासती जिम्मेदार ने मुझसे कहा था कि इस मर्तबा हमारे पास वहाँ 2 उम्मीदवार हैं। एक अजीत पवार के थ्रू जो खुलेआम चल रहे हैं, अजीत पवार उनको चला रहे हैं, ये पूरे शहर को मालूम है, आसिफ शेख, और वो खुद भी ये बात तस्लीम करते हैं कि वो अजीत पवार के साथ हैं। दूसरे जो है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, वो भी कहीं ना कहीं दादा भुसे के थ्रू चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे के थ्रू चल रहे हैं। और यहाँ तक के नॉमिनेशन फॉर्म दादा भुसे का जिस दिन भरा गया, इनके जिम्मेदार राजू गाइड और उनकी पार्टी, इनके साथ में करीब के रहने वाले लोग तीर कमान निशान लेके दादा भुसे का फॉर्म भरने के लिए गए, और मुफ्ती साहब दादा भुसे की तारीफ़ भी कर रहे हैं। ये सारी बातें बताने का एक मकसद ये है कि इस शहर में तब्दीली की आहट हमको पहले से ही महसूस थी, और कहीं ना कहीं जो आरएसएस और बीजेपी वाले 1999 में निहाल साहब के साथ किए, ये शेख रशीद साहब जिनका इंतकाल हो गया, वो खुद भी तस्लीम किए कि हमको निहाल साहब को हराने के लिए आरएसएस ने हमारी हिमायत की थी। और जब ये लगने लगा कि निहाल साहब की लड़की इस मर्तबा चुनकर आने वाली है, तो आरएसएस और बीजेपी ने जानबूझ के इस शहर में उम्मीदवार नहीं दिए। मालेगांव शहरियान को इस मर्तबा बहुत ही होश व हवास से काम लेना है, बहुत ही समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। पूरा सारा मामला सोचने के बाद कि ये हरा झंडा लगा के ये बीजेपी की और आरएसएस की दलाली कर रहे हैं मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए, और बीजेपी और आरएसएस की मदद से चुन के आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मीडिया के ज़रिए मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करता हूं कि इस मर्तबा बहुत होश और हवास से काम लें। 1999 वाली गलती इस मर्तबा नहीं होना चाहिए। 25 साल के बाद एक तब्दीली की लहर बनी है।
आरएसएस बीजेपी नहीं चाहती है कि हम कभी यहाँ से चुन के आए। हमेशा आप देखेंगे इस शहर में सबसे बड़ी रुकावट अगर फिरका परस्तों का कोई रहा है तो वो निहाली और समाजवादी लोग रहे हैं। पिछले कई मामलात ऐसे हुए जहां हमने उनको रोका। शिवाजी मुजस्समे के पास हिंदू तंजीमें आकर खड़ी थी, किसी की छाती में दम नहीं था। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, अतर चाचा हैं, रिजवान सर है, हम ही लोग डट के उनके सामने खड़े रहें। तो फिरका परस्त मालेगांव शहर आउटर के जो हैं उनको एक बात मालूम है कि इस शहर में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो है समाजवादी और निहाली लोग। तो 1999 की तरह फिर से एक साजिश के तहत बीजेपी ने यहाँ उम्मीदवारी नहीं दी और वो कहीं ना कहीं चाहती है कि उनके पास तो 2 उम्मीदवार है, कोई भी कामयाब हो। इसलिए मालेगांव शहर की आवाम को बहुत होश हवास और बहुत समझदारी से जो एक तब्दीली की लहर बनी है उसे कायम रखते हुए हम ये मानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी हमको हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देने वाले हैं। यहाँ तक कि मेरी मालूमात ये है कि मुझे तड़ी पार करने की भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मुझे तड़ी पार करा दिया जाए। उसके ताल्लुक़ से जो भी कानूनी प्रोसेस है, अजीम खान और मैं वकला से बातचीत किया हूँ। हो सकता कि इलेक्शन के दौरान मुझे तड़ी पार की नोटिस भी मिल जाए और शान हिंद इस शहर में अकेली पड़ जाए, मगर मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि मालेगांव शहर के हमारे यहाँ बैठे हुए जिम्मेदारान, पार्टी के वर्कर, अगर मुझे तड़ी पार कर भी दिया गया तो कानूनी तौर पर मुझे क्या करना है मैं करूँगा। मगर वक्ती तौर पर आप लोग घबराना नहीं, परेशान मत होना। मैं कानूनी तौर पे काम काज करके कैसे भी तो मैं उसको कैंसिल करा के आऊँगा अगर ऐसा कुछ हुआ। बोलने का मतलब ये है कि एक बड़ी साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही है और वो साजिश आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं अगर तड़ी पार भी हुआ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मालेगांव शहर में जो तब्दीली की हवा बनी है वो शान हिंद के साथ उसी तरह खड़ी रहेंगी। हमारे पार्टी के वर्कर, पार्टी के जिम्मेदारान उसके साथ खड़े रहेंगे और हम फिरका परस्तों से कभी डरे नहीं, कभी चपे नहीं। ना हम डरेंगे ना चपेंगे, कोई हमें तड़ी पार करा दे या कुछ भी करा दे। 12 नवंबर का वाक़या भी हुआ, शिवाजी मुजस्समे का धरना भी हुआ। उस वक्त भी मुझे बहुत बोला गया कि इलेक्शन करीब है, ये धरना मत दो, कोई बात हो गई तो जेल चले जाएंगे, लंबे वक्त तक रहेंगे, इलेक्शन का मामला बिगड़ जाएगा। मगर उस वक्त भी मेरे सामने एक ही सवाल था कि अगर वो धरना मैं नहीं देता तो सिविल हॉस्पिटल आधा यूनिट ट्रांसफ़र हो जाता। हमारे लिए हमेशा इलेक्शन से बढ़कर इस शहर की हिफाजत और इस शहर को संभालने की जिम्मेदारी हम सोशलिस्टों पर, हम समाजवादियों पर, हम निहालियों पर रही है। हम मजहब का सहारा लेकर सियासत नहीं करते, मगर हमसे ज़्यादा मजहबी होकर फिरका परस्तों से इस शहर में कोई नहीं लड़ता। तो बीजेपी की साजिश समझिए, बीजेपी ने उम्मीदवार क्यों नहीं दिया और हमारे खिलाफ दादा भूसे, बीजेपी, ये सब लोग एक साजिश कर रहे हैं। मगर शहरियान शान हिंद के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं दिया तो बीजेपी का यहाँ पे वोट बैंक कहाँ है? नहीं, आप इसका मतलब आप साफ समझाइए कि बीजेपी उम्मीदवार क्यों नहीं दिया। इससे पहले तो बीजेपी ने 2019 में उम्मीदवार दिया था, जो भी उनको 2000-3000 वोट मिला। हाँ, खानापुरी वाला उम्मीदवार ना। आज देखो इलेक्शन है, इलेक्शन में एक वोट भी बहुत अहमियत की हामिल रहती। अगर बीजेपी 2-3 हज़ार वोट ले सकती है तो वो क्यों नहीं उम्मीदवार खड़ा की? उम्मीदवार को कैसा होगा, जो जिस उम्मीदवार को फायदा पहुंचाना वो वोट ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी उनकी 2, 5, 7 हज़ार वोट वो कोशिश करेंगे। पिछली बार अगर 2-2.5 हज़ार वोट मिली तो इस बार और कोशिश करेंगे। ऐसा है कि अब ऐसा उनको लगता है कि जो दूसरा उम्मीदवार बीजेपी के है, मौजूदा एमएलए बोलो, मैं तो एकदम साफ बोला, आसिफ शेख तो खुला बोलते कि वो अजीत पवार के साथ हैं, मुफ्ती साहब दादा भूसे के साथ है, एकदम क्लियर बात है। अब वो किसको कितनी वोट ट्रांसफ़र करेंगे, अब वो भी देख रहे होंगे ये दोनों में कौन है। मैं जो बोला कि एक साजिश के तहत मुझे तड़ी पार करने की कोशिश भी बीजेपी और दादा भूसे की तरफ से की जा रही है। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। उम्मीदवार नहीं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलती है, वो अपना उम्मीदवार फिर क्यों नहीं खड़ा करी? ऐसा तो नहीं हुआ इससे पहले भी नहीं खड़ा किए। जब इससे पहले उम्मीदवार यहाँ दिए गए बीजेपी के, तो इस वक्त समझ बूझ के नहीं दिए गए। हरा झंडा, ये बीजेपी का भगवा झंडे की तरह से एक मजहबी तरीके से ये जो नारा है, ये सब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा काम है। ये सब दोनों बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं।
आज तक मुझे मालेगांव शहर में बता दो कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल या आसिफ शेख खुद कब फिरका परस्तों के खिलाफ अमली तौर पे कोई काम किए हो। एक काम मुझे ये शहर के लोग या मीडिया वाले बता दें। तड़ी पार करने के लिए मुजरिमाना रिकॉर्ड जरूरी है। आपके ऊपर तो सियासी केसेस ज़्यादा है, तो ऐसा कैसे लगता है आपको कि आप तो तड़ी पार करेंगे? मुझे जो है पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने ये खबर दी कि तुमको तड़ी पार कराने की कोशिश की जा रही है। मैं तो किसी को आज तक एक तमाचा भी नहीं मारा, मगर ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझ पर शिवाजी मुजस्समा का केस मिला के 19 के बाद 20 केस हुआ। ये वाहिद मैं हूँ मालेगांव शहर में जिसके ऊपर 20 केस है, मगर सब केस जो है लोगों के कामकाज के लिए थे, शहर के हक में काम करने के लिए थे। अब उसका वो लोग फ़ायदा उठा के कि इतने केस हैं इनके ऊपर, ये कोई बात सुनते नहीं। वो जो भी कोशिश करेंगे वो मैं कानूनी तौर पे वो भी हम निपटना जानते, मगर सिर्फ मैं प्रेस वालों को बुला के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन के दौरान हमको घबराने के लिए, क्योंकि एक चीज़ कल की रैली के बाद एकदम क्लियर हो गई कि ये शहर तब्दीली की तरफ है। दोनों उम्मीदवारों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो अब ये नई नई चीज़ें लाई जा रही है और बीजेपी का उम्मीदवार नहीं देने की फिर क्या वजह है? ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी एक उम्मीदवार जो चुनकर आ जाएगा तो वो चुन के आने के बाद बीजेपी के खेमे में जाके बैठेगा या उनको मदद करेगा, ऐसा आप कहना? ये दो उम्मीदवार हैं जो यूटी सरकार के, ये दोनों में से कोई भी चुन के आएंगे उनको मालूम है यूटी सरकार के साथ रहेगा। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने नुमानी पुल की जगह पर खड़े रह के बोला कि मैं 2.5 साल सिंधे और यूटी सरकार के साथ रहा हूँ, उनको मालूम है। आसिफ शेख खुला बोल रहे हैं मैं अजीत पवार के साथ रहा हूँ। तो यूटी सरकार में जो पार्टियां उनको मालूम है कि समाजवादी की जो लहर बनी है, अगर ये चुन के आएंगे तो ये हर हाल में इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, यूटी सरकार के साथ नहीं रहने वाले। इसलिए इस तरह की बात की जा रही। नहीं तो उम्मीदवार इससे पहले नहीं दिए होते। अगर मैं 8 दिन पहले, मुझे कैसे मालूम कि बीजेपी उम्मीदवार नहीं देंगी? 8 दिन से मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास ये वीडियो है कि ये लोग उम्मीदवार इस मर्तबा नहीं देने वाले। मैं 8 दिन से ये बात बोल रहा हूँ। आज कंफर्म हो गया कि ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि मुझे बीजेपी के रियासती जिम्मेदार ने बोला कि हम इस बार उम्मीदवार नहीं देंगे। हमारे पास 2 उम्मीदवार हैं, हमको कौन दोनों में से ताकत में रहेंगे उसके साथ रहेंगे। वैसे भी मायूस हो चुकी है मालेगांव से। फडणवीस खुद बोल रहे हैं कि मालेगांव में वोट जिहाद हुआ, इसलिए हो सकता है कि वो न दिए। तो इस तरीके से आप क्यों नहीं सोचते? तो बीजेपी किसकी मदद करेंगी फिर? यहाँ बीजेपी की जो भी 2000, 3000, 5000 वोट तो है, किसी न किसी की तो मदद करेंगे ना। उम्मीदवारी करना देखो एक नेशनल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती, उनका तो एक काम है ना कि हर जगह। और ऐसा आज महाराष्ट्र में इक़्तिदार में, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, इक़्तिदार में है, उसके बावजूद उम्मीदवार का ना देना। आज अगर मुझे किसी को 3000 वोट मिली है, हमको एक वक्त तक 6000 वोट मिली 2014 में, मगर आज शहर तब्दील हुआ, माहौल तब्दील हुआ, आज हम जीतने की तरफ आ गए। तो कोशिश तो की जाती ना। और मुस्लिम हिस्से में भी तो उन्होंने अपना तंजीम और यूनिट खड़ा की ना, तो कोशिश तो की जा सकती। सियासी पार्टी कभी मायूस नहीं होती, कोई भी सियासी पार्टी या सियासी लीडर, मगर समझबूझ के उम्मीदवार नहीं दिया गया। ये मायूसी की बात नहीं है, ये एक समझबूझ के उम्मीदवार नहीं देना, ये बराबर बात है। और अगर उनको ये लगता कि समाजवादी की यहाँ ताकत नहीं बढ़ी तो वो हर हाल में उम्मीदवार देते। अलायंस का भी जो 2 टिकट यहाँ नहीं आना चाहिए था, इंडिया अलायंस का भी 2 टिकट मालेगा। ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग बताएंगे, हमारा ऐलान पहले हो गया था अखिलेश यादव का। गरीब नवाज गार्डन से कहा था कि मुझ पर 19 केस है, सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, इसलिए तो नहीं आपको तड़ी पार किया जा रहा है। मैं तो बोल रहा ना 19 के अब 20 हो गए, लेकिन केसेज जो है वो मेरे कोई गुंडागर्दी या इसके नहीं, मैं सियासी बोला था कि सियासी, ये सब लोग जो है ये सब गुंडे हैं। शेख रशीद ख़ानदान जो है, मैं हैरान रहता कि शेख आसिफ का ख़ानदान, मुफ्ती साहब प्रेस में और इसमें जलसों में बोल रहे हैं कि वो लोग गुंडे हैं, नशा बढ़ गया, गुंडागर्दी बढ़ गया। सब बात सही है, हम तो इससे बढ़कर मानते हो, हरामखोरी में इंतहा को पहुंच गए। नुमाइंदे तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है ना, वो रोक तो नहीं सके ना उनकी गुंडागर्दी, उनकी नशा और रसिया, वो नहीं रोक सके। अगर आगे भी वो आ गए तो वो उनको नहीं रोक सकते। इस शहर में शेख रशीद या शेख आसिफ खानवादे की गुंडागर्दी
नशा हुआ अगर बढ़ रही है या दूसरी कोई भी चीज़ को अगर कोई रोक सकता है तो वो दम सिर्फ हम में है और किसी में नहीं है।